नमस्कार, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 1। इसका प्रीवियस सेशन में जाना गया प्रतिशत संगठन के बारे में। क्या होता है प्रतिशत संगठन? तो किसी भी यौगिक में उसके तत्व कितने प्रतिशत मात्रा में उपस्थित हैं वही कहलाता है प्रतिशत संगठन, और इसे किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। इसके साथ साथ मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र बताया गया, और प्रतिशत संगठन से किस प्रकार से हम मूलानुपाती सूत्र बना लेते हैं और किस प्रकार से आणविक सूत्र बना लेते हैं इसके बारे में बताया गया। उसके बाद से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बताया गया किस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो ये सारी चीजें प्रीवियस सेशन में बता दिया गया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का हम लोग कवर करेंगे, जो होगा क्या, स्टाइक्योमेट्री, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है हेडिंग नंबर 1.10। तो स्टाइक्योमेट्री के बारे में जाना जाएगा। इसके साथ साथ स्टाइक्योमेट्री परिकलन किया जाएगा, कैसे हम स्टाइक्योमेट्री को परिकलित करते हैं। उसके साथ साथ इससे संबंधित जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, सारे न्यूमेरिकल इस वीडियो में दिखाए जाएंगे। तो आपको शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना है। सभी चीज़ों को हम बहुत ही आसान बना करके बताएंगे, और एक ही बार आप देखेंगे तो सारी चीज़ें जो है अपने आप कवर हो जाएंगी। तो शुरू कर देते हैं आज का सेशन, और हम जानेंगे क्या स्टाइक्योमेट्री के बारे में। क्या होगा स्टाइक्योमेट्री? तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो अभिकारकों से उत्पाद बनने की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और अभिकारक पदार्थ की मात्रा और उत्पाद पदार्थ की मात्रा का यदि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में मात्रात्मक अध्ययन करते हैं तो वही कहलाता है स्टाइक्योमेट्री। इसका मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों एवं उत्पन्न होने वाले उत्पाद पदार्थों का मात्रात्मक अध्ययन कहलाता है स्टाइक्योमेट्री। वही चीज यहाँ पे हमने मेंशन भी कर रखा है, ध्यान देना है सारी चीजों को। किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अभिकारकों तथा उत्पन्न होने वाले उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? स्टाइक्योमेट्री कहलाता है। अब बात करते हैं कि जो स्टाइक्योमेट्री शब्द है दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। एक है स्टाइकियोन, स्टाइकियोन, और दूसरा है मेट्रोन। ये दोनों शब्द जो है ग्रीक शब्द है, और इन्हीं दोनों को मिला करके बनाया गया है स्टाइक्योमेट्री। तो जो ये स्टाइकियोन है इसका अर्थ होता है तत्व, तत्व, और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन। वही बात हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों एवं उत्पन्न उत्पाद पदार्थों का जब हम मापन करते हैं तो वही कहलाता है स्टाइक्योमेट्री। उसे ही कहा जाता है स्टाइक्योमेट्री। तो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। जो उदाहरण नंबर है उस उदाहरण को हम देखेंगे। एनसीईआरटी में ये दे रखा है, क्या है उदाहरण? तो मेथेन का दहन, मेथेन का दहन। देखना है यहाँ पे मेथेन का दहन का क्या मतलब। तो जो मेथेन है, मेथेन का सूत्र होता है CH4, और इसका ऑक्सीजन में दहन किया जाता है, दहन किया जाता है तो बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O यानी कि जल बनता है। तो मेथेन का जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ये जो रासायनिक समीकरण है उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया है। अब क्या क्या चीजें हैं उसको लिख देते हैं। तो ये है मेथेन गैस स्टेट में, ये है डाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये भी गैस स्टेट में है, ये कार्बन डाई ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, और ये भी गैस अवस्था में है, और ये जल है, ये भी किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। तो जो पदार्थ यहाँ पे भाग लिए हैं रासायनिक अभिक्रिया में, मीथेन और ऑक्सीजन, ये अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। और जो नया पदार्थ बना हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये क्या है? तो उत्पाद है।
जब हम इनकी मात्राओं का अध्ययन करें, जब हम इनकी मात्राओं का अध्ययन करें तो यही कहलाता है स्टाइकियोमेट्री, यही कहलाता है स्टाइकियोमेट्री। एक चीज यहाँ पे और हम जान लेते हैं, जो होगा क्या, स्टाइकियोमेट्री गुणांक। स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, ये क्या होता है, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए अभिकारक अणुओं और उत्पन्न हुए उत्पाद अणुओं की जो संख्या होती है, उसी संख्या को बोला जाता है स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। जैसे कि यहाँ पे मीथेन का एक अणु भाग लिया है। अब बात करेंगे, सबसे पहले इसको जो है हम बैलेंस कर लेते हैं इस समीकरण को, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु है और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, तो इसमें हम 2 का गुणा कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4 और यहाँ पे 2 ही है, तो हम इसको हम क्या कर ले, 2 का गुणा कर ले, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ये जो रासायनिक समीकरण है अब संतुलित हो गया है। अब देखा जाए यहाँ पे तो कार्बन के 1 अणु है, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 अणु और जल के 2 अणु यहाँ पे भाग लिए हैं। तब हमारा यहाँ पे आता है स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। इसका मतलब है कि जो अभिकारकों की संख्या है और जो उत्पादों की संख्या है, जब हम इसके बारे में जानते हैं कितनी संख्या में है, तो वही कहलाता है स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। जैसे कि मीथेन है यहाँ पे, तो इसके 1 अणु है, तो मीथेन का स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक 1 हुआ। उसी प्रकार से ऑक्सीजन है, इसके 2 अणु हैं, तो ऑक्सीजन का स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कितना हुआ, 2। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी संख्या 1 है, इसके अणुओं की संख्या, अतः इसका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 1 है। और यहाँ पे जो जल है, इसके अणुओं की संख्या 2 है, तो इसका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है। तो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक आप लोग निकालना सीख गए कि किस प्रकार से हम स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का निकाल सकते हैं। तो जब बैलेंस रासायनिक समीकरण होता है तो उसमें जितने अभिकारक अणु होते हैं या जितने उत्पाद अणु होते हैं, वही संख्या उनकी कहलाती है स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। जैसे कि यहाँ पे मीथेन में स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, ऑक्सीजन में स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 है और जल में जो है 2 है। तो ये चीज क्लियर हो गया यहाँ पे स्टाइकियोमेट्री और स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। यदि समझ में आ चुका है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक हो जाएगा यहाँ का, जो होगा क्या, स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन। स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन यानी कि हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं स्टाइकियोमेट्रिक का, कैसे हम अणुओं की संख्या को जानते हैं, किस प्रकार से हम उसमें उपस्थित उसकी जो मोल है उसको जानते हैं या उसकी मात्राओं को जानते हैं, किस प्रकार से हम गणना करते हैं, वही कहलाता है स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन। तो स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन में क्या किया जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए अभिकारक पदार्थों और उत्पन्न हुए उत्पाद पदार्थों के मात्राओं का जब हम गणना करते हैं तो वही कहलाता है स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन। यहाँ पे हम नोट करते हैं सबसे पहले क्या चीज, तो स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन की परिभाषा। इसकी जो है परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए अभिकारकों एवं उत्पन्न उत्पादों की मात्राओं की गणना क्या कहलाता है, गणना को कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन। स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन कहते हैं।
तो यहाँ पे हमने स्टाइकोमेट्रिक परिकलन को भी नोट कर लिया है। क्या मतलब कि स्टाइकोमेट्रिक परिकलन क्या कहलाता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए अभिकारकों एवं उत्पन्न उत्पादों की जब हम मात्राओं की गणना करते हैं, मात्रा का मतलब क्या? उसके अणुओं की संख्या की गणना करेंगे, मोलों की संख्या का गणना करेंगे, उसके आयतन का गणना करेंगे, या उसकी मात्रा यानी कि मोलर द्रव्यमान का हम गणना करेंगे, तो वही कहलाएगा स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन। जैसे कि उदाहरण में हम एग्जाम्पल में हम वही उदाहरण ले लेंगे, ये वाला जो कि हमने यहाँ पे नोट कर रखा है। उदाहरण क्या है? मीथेन का दहन, मीथेन का दहन में तो लिख लेते हैं इसका जो यहाँ पे रिएक्शन होगा मीथेन का। तो जो मीथेन होता है CH4, वह अभिक्रिया करता है किससे? ऑक्सीजन से। मतलब कि मीथेन को जलाया जाता है, किसी भी वस्तु को जलाया जाता है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सीजन का कोई वस्तु जलता नहीं है। तो इनके बीच अभिक्रिया होती है और बन जाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ H2O यानी कि जल। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यदि हम जल के अणु में 2 का गुणा कर दें तो हाइड्रोजन संतुलित हो जाता है। अब ऑक्सीजन देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 2 और 2 4 है। तो यदि हम यहाँ पे 2 का गुणा कर दें तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया? संतुलित हो गया। लिख लेते हैं अब क्या क्या चीज है। ये है आपका मीथेन। क्या है? मीथेन। किस स्टेट में है? गैस अवस्था में है। ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये भी गैस अवस्था में है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, और ये भी क्या है? गैस अवस्था में है। और ये है जल वाष्प, और ये भी किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। तो इस रिएक्शन में जो चीजें थी उसको हमने यहाँ पे नोट कर रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? स्टाइकोमेट्रिक परिकलन करेंगे। सबसे पहले हम अणु के बारे में जान लेते हैं। अणु, तो यहाँ पे देखा जाए तो मीथेन का एक अणु है, ऑक्सीजन के 2 अणु है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है, और H2O के कितने हैं? 2 अणु है। जब हम इसके अणुओं की संख्या की गणना करते हैं तो वही स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कहलाता है। वही चीज यहाँ पे बताया गया कि जब हम इसके अणुओं की संख्या का गणना करते हैं तो स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कहलाता है। तो सबसे पहले हम स्टाइकोमेट्रिक गुणांक यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मीथेन का एक अणु है, उसके बाद से ऑक्सीजन का 2 अणु है, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड के 1 अणु है, और जल के 2 अणु हैं। ठीक, ये हुआ यहाँ पे अणुओं की संख्या को हमने गणना किया, यानी कि इसका स्टाइकोमेट्रिक परिकलन किया। समझते चलना है, बहुत ही चीजें आसान बना करके हम बताएंगे ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और जो चीज यहाँ पे नोट किया जा रहा है, बोला जा रहा है, उसको भी नोट करते चलना है ताकि आपका नोट्स भी तैयार हो जाए। अब हम क्या करते हैं? अब हम मोल के बारे में जानते हैं। जितने अणु होते हैं ना, वही मोल भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीथेन के 1 अणु है, यानी कि इसका 1 मोल है। उसके बाद से ऑक्सीजन के 2 अणु है, यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना मोल भाग लिया है? 2 मोल अणु भाग लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु है, यानी कि इसका 1 मोल अणु भाग लिया है। और यहाँ पे जल के 2 अणु है, यानी कि इसके 2 मोल भाग लिए हैं। अब ये चीजें जो है चल रही हैं, यहाँ पे हमने अणुओं के बारे में जाना कि मीथेन का 1 अणु ऑक्सीजन के 2 अणु से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु और जल का 2 अणु बनाता है। ठीक, उसी प्रकार से मीथेन के 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल और जल का 2 मोल बनाता है। जब इस तरह का हम परिकलन करते हैं तो यही परिकलन कहलाता है स्टाइकोमेट्रिक परिकलन। आगे बढ़ जाते हैं और अब हम जानेंगे क्या? मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान, यदि किसी न्यूमेरिकल में मात्रा दिया हो किसी भी पदार्थ का तो वह उसका मोलर द्रव्यमान है। और किसी भी पदार्थ के जो अणु द्रव्यमान होता है उसको यदि ग्राम में व्यक्त कर दें तो वही उसका
क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान। इसका मतलब है कि ये अणु है तो इसका अणु द्रव्यमान हमें निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं किसका? मीथेन का। तो CH4 का अणु द्रव्यमान तो बता है कि यहाँ पे एक कार्बन है और प्लस 4 हाइड्रोजन है। क्या है? 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखा जाए 1 इंटू कार्बन का जो परमाणु भार होता है वह 12 होता है और प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है। यदि हम इसकी गणना करें तो 12 और 4 हो जाएगा 16। इसका मतलब है कि यह कितने ग्राम में है? 16 ग्राम में है मीथेन यहाँ पे। ठीक है, दूसरे पेन से हम यहाँ पे नोट करते हैं मीथेन क्या है यहाँ पे? 16 ग्राम। ठीक, 16 ग्राम। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का हम यहाँ पे मोल निकालते हैं। ऑक्सीजन का जो है मोलर द्रव्यमान निकाल लिया जाए तो ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या है 2 और मोलर द्रव्यमान निकाला जाए तो O2 है। तो इसका मतलब है कि 2 इंटू O और यहाँ पे 2 इंटू O का होता है 16। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। अब इसको जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना? 32। तो इसका मतलब हो जाएगा ये 32 ग्राम है। 2 गुणे 32 ग्राम। उसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन के अणुओं की संख्या 1 है कार्बन डाइऑक्साइड के और इसका हमें निकालना है मोलर द्रव्यमान। निकाल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान तो हो जाएगा 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू ये 2 है ना, ऑक्सीजन के 2 है और O। बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि किस प्रकार से हम मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। अब यहाँ पे कार्बन का होता है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16। ये हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 12 यानी कि 12 हो जाएगा और प्लस 16 इंटू 2 हो जाएगा 32 इक्वल टू हो जाएगा 44 ग्राम। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर द्रव्यमान आ गया कितना? तो 44 ग्राम। अब यहाँ पे हम निकालेंगे H2O यानी कि जल का। अब जल के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं और इसका हमें क्या निकालना है? मोलर द्रव्यमान। तो इसका मोलर द्रव्यमान यहाँ पे निकाल लेते हैं। H2O का हो जाएगा बराबर 2 इंटू H प्लस 1 इंटू O। ये हो जाएगा तो 2 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का हो जाता है कितना? 1 इंटू 16। तो ये निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? 18 ग्राम। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18 ग्राम। तो ये यहाँ पे हमने क्या कर लिया? इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। इसका मतलब है कि मीथेन के 16 ग्राम ऑक्सीजन के 32 दूना 64 ग्राम से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम और जल के 18 दूना 36 ग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हम जो चीज कर रहे हैं वो है क्या? स्टाइकोमेट्रिक परिकलन। ये क्या है? तो स्टाइकोमेट्रिक परिकलन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आयतन का। अब हम आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन जो है 2 चीजों में होता है, एक है एसटीपी और एक होता है एनटीपी। अब बात करें तो एक अणु का जो आयतन होता है एसटीपी पर वह 22.4 होता है और यहाँ पे यदि एनटीपी की बात किया जाएगा तो एक अणु का जो एनटीपी पर आयतन हो जाएगा एनटीपी पर वह हो जाता है 22.7। पहले भी बताया जा चुका है। तो यहाँ पे एसटीपी पर निकालते हैं तो ये एक अणु है तो हो जाएगा 1 इंटू 22.4 लीटर। इसके लिए हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर और इसके लिए हो जाएगा 1 इंटू 22.4 लीटर और इसके लिए हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर। ये एनटीपी के लिए, एसटीपी के लिए निकाला गया। किसके लिए? एसटीपी के लिए। यदि एनटीपी के लिए हो तो यही जो मान होता है 22.4 जो है एनटीपी पर 22.4 लीटर हो जाता है कितना? तो हो जाता है 22.7 लीटर। ये किस पर हो जाएगा? एनटीपी पर। तो यही चीज जो है पहले भी बताया गया है। जब हम इस तरह की चीजों का परिकलन करते हैं तो यही कहलाता है स्टाइकोमेट्रिक परिकलन। इसे ही कहते हैं क्या चीज? तो स्टाइकोमेट्रिक परिकलन। तो यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक परिकलन के भी बारे में हमने बात कर लिया। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे जो स्टाइकोमेट्रिक परिकलन किया जा रहा है इसमें 3 चीजें आ रही हैं। इसमें 3 चीजें आ रही हैं। एक क्या है? तो एक है मोल,
उसके बाद से जो दूसरा है वह क्या है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। और उसके बाद से जो तीसरा चीज है वो क्या है, आयतन, आयतन। और इन तीन चीजों से 6 प्रकार के न्यूमेरिकल बनेंगे, इन्हीं 3 चीजों से 6 प्रकार के न्यूमेरिकल बनेंगे। अब ये कौन से 6 प्रकार के न्यूमेरिकल बनेंगे, इसी के बारे में अब हम बताएंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी हम इन 6 प्रकार के न्यूमेरिकल के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो ये मोल है ना, ये मोल, तो फर्स्ट बन जाएगा मोल से मोल ज्ञात करना, ठीक है। उसके बाद से इसी का सेकेंड बन जाएगा मोल से ग्राम ग्राम प्राप्त करना, मतलब कि मोल से ग्राम प्राप्त करना। उसके बाद से इसी मोल के लिए आ जाएगा क्या चीज, मोल से आयतन ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना। तो 3 टाइप्स यहाँ पे बन रहे हैं। अब यहाँ पे मोलर द्रव्यमान का मतलब है वही ग्राम, ठीक है ना। तो इसके लिए हो जाएगा क्या चीज, तो इसके लिए हो जाएगा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। जो चौथा टाइप न्यूमेरिकल जाना जाएगा वह जाना जाएगा क्या चीज, तो ग्राम से ग्राम में, ठीक, ग्राम से ग्राम में निकाला जाएगा। उसके बाद से पांचवा जो टाइप का न्यूमेरिकल होगा वो क्या होगा, ग्राम से आयतन में यहाँ पे निकाला जाएगा, आयतन में। और उसके बाद से छठा जो टाइप का न्यूमेरिकल निकाला जाएगा, आयतन से आयतन निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टाइकोमेट्रिक परिकलन है, इससे हम इतने 6 प्रकार के न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। कौन कौन सा, मोल से मोल ज्ञात करना है, उसके बाद से मोल से ग्राम ज्ञात करना है, उसके बाद से मोल से आयतन ज्ञात करना है, और फिर चौथा हो जाएगा ग्राम से ग्राम में, और उसके बाद से ग्राम से आयतन में, और छठा हो जाएगा आयतन से आयतन में। तो यही 6 टाइप के न्यूमेरिकल जो है इस स्टाइकोमेट्रिक परिकलन पे आते हैं, और उसी न्यूमेरिकल को अब हम हल करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट करें, और उसके बाद से हम हल करेंगे इससे संबंधित इस 6 प्रकार के आंकिक प्रश्न। तो यहाँ पे हमने 2 प्रकार के क्वेश्चन को बोर्ड पे नोट कर लिया है। जैसा कि अभी हमने बताया स्टाइकोमेट्रिक परिकलन से कि कुल 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। कितने टाइप के, 6 टाइप के। और जिसमें पहला है क्या, मोल से मोल ज्ञात करना, दूसरा क्या है, मोल से ग्राम ज्ञात करना, और तीसरा क्या, मोल से आयतन ज्ञात करना। उसके बाद से जो चौथा जानना है वह क्या है, तो ग्राम से ग्राम ज्ञात करना और ग्राम से आयतन ज्ञात करना। और उसके बाद से जो छठा टाइप है वो क्या, आयतन से आयतन ज्ञात करना। तो यहाँ पे 2 हमने नोट कर लिया है, एक है मोल से मोल ज्ञात करेंगे और दूसरा मोल से ग्राम ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो मोल से मोल ज्ञात करना है हमें। जो क्वेश्चन दे रखा है, 5 मोल ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आधिक्य में उससे क्रिया करके H2O बनाती है, यानी कि जल बनाती है। तो बने जल के मोल ज्ञात करना है। बने जल का क्या ज्ञात करना है, मोल ज्ञात करना। तो सबसे पहले इससे संबंधित हम जो अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण है, उसको लिख लेंगे। क्या है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा O2 के रूप में होता है, और यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है जल, H2O बना रहा है, ठीक। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहां पे देखा जाए ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है। यदि हम इसको 2 का गुणा कर ले तो ऑक्सीजन दोनों ओर बैलेंस हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन में 2 का गुणा कर लेंगे। तो ये समीकरण हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे जो चीजें हैं उसको लिख लेते हैं। ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, उसके बाद से ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, उसके बाद से यह है जल। क्या है, जल। ऑक्सीजन गैस के रूप में है, हाइड्रोजन भी गैस के रूप में, और ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि इस रिएक्शन को हमने कर लिया संतुलित, रासायनिक समीकरण को कर लिया संतुलित। अब हम इसका जो है क्या करेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन करेंगे। सबसे पहले हम इसका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 अणु है, यानी कि इसका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है। हाइड्रोजन के 2 अणु है, यानी कि स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक इसका 2 है, और इसका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक भी 2 है।
अब जितने अणुओं की संख्या होती है उतने ही मोल उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ऑक्सीजन के कितने मोल? 1 मोल। उसके बाद से हाइड्रोजन के कितने मोल है? यहाँ पे 2 मोल है। उसके बाद से इस जल के कितने मोल हैं? तो ये भी 2 मोल है। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अधिक्य में अभिक्रिया कर रहा है तो H2O बनाता है, तो बने जल का मोल ज्ञात करना है। यदि हम इस ऑक्सीजन से बने जल का मोल को ज्ञात करना है, मतलब कि ये वाला है ऑक्सीजन और इससे हमें जल के मोल की गणना करनी है। 5 मोल ऑक्सीजन लिया गया है, तो इस ऑक्सीजन से, इसका मतलब है कि हम इन्हीं दोनों के रिलेशनों को यहाँ पे दिखाएंगे। तो समझना है यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन से जो जल उत्पन्न हो रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन से कितना जल उत्पन्न हो रहा है? 2 मोल। वही लिख लेते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन से उत्पन्न जल बराबर कितना? 2 मोल। ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन से जो जल उत्पन्न हो रहा है कितना मोल है? 2 मोल। तो 5 मोल से कितना जल उत्पन्न होगा? 5 मोल ऑक्सीजन से उत्पन्न जल बराबर हो जाएगा कितना? तो 2 × 5 मोल बराबर हो जाएगा कितना? 10 मोल। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया आंसर। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे यदि रिएक्शन समझ में आ रहा है तो इसको जो है बहुत ही आसानी से आप हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि यदि 1 मोल से हमें 2 मोल जल मिल रहा है तो 5 मोल से कितना जल मिलेगा? कितना मोल मिलेगा? 10 मोल। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 5 = हो जाएगा कितना मोल? 10 मोल। अब आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। मोल से ग्राम ज्ञात करना है। मोल से ग्राम ज्ञात करना है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? मीथेन के कितने मोलों के दहन से 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जा सकती है? 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इससे उपयुक्त जो रिएक्शन है उसको लिख लेते हैं। क्या किया जा रहा है? मीथेन के कितने मोल के दहन, यानी कि मीथेन का दहन हो रहा है। मीथेन का सूत्र होता है CH4 प्लस दहन होगा ऑक्सीजन से, तो ये हो जाएगा O2। तो बनेगा क्या? बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल वाष्प बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? जल वाष्प। अब क्या कर लेते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, तो यदि हम 2 का गुणा कर लेते हैं तो हाइड्रोजन दोनों ओर बराबर हो जाता है, हाइड्रोजन संतुलित हो जाता है। अब देखा जाए ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4 है और यहाँ पे 2 ही है। यदि हम यहाँ पे 2 का गुणा कर लेते हैं तो ऑक्सीजन दोनों ओर संतुलित हो जाता है। जो चीजें उसको हम लिखते हैं, यह है मीथेन। मीथेन हमेशा गैस के रूप में होता है। यह है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये भी गैस के रूप में होता है। यह है कार्बन डाइऑक्साइड और ये भी क्या है? गैस है। और ये है जल वाष्प और ये भी क्या है? तो गैस है। ठीक, जो चीजें हैं इसमें न्यूमेरिकल में उसको हमने क्या कर लिया? मेंशन कर लिया। तो ध्यान देना है यहाँ पे क्या किया जा रहा है। अब हम करते हैं इसका स्टाइकोमेट्रिक परिकलन। तो यहाँ पे मीथेन के 1 अणु है, ऑक्सीजन के 2 अणु है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 अणु है और जल के 2 अणु है। तो जब हम अणुओं की संख्या का गणना करते हैं तो वही कहलाता है स्टाइकोमेट्रिक गुणांक। वही चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अणुओं की संख्या को मोल में व्यक्त करते हैं तो 1 मोल मीथेन है, 2 मोल यहाँ पे ऑक्सीजन है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है और 2 मोल क्या है? तो जल है। क्या कर रहा है क्वेश्चन? मीथेन के कितने मोल से, यानी कि यहाँ पे लिया जाएगा मीथेन का मोल, क्या प्राप्त किया जा रहा है? 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्राम में व्यक्त कर रहा है, मतलब कि इसका हमें मोलर द्रव्यमान भी निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं मोलर द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो CO2 का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 1 × कार्बन का द्रव्यमान और प्लस 2 × ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान जो होता है वो 12 होता है और प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। तो ये हो जाएगा 12 + 32 = हो जाएगा कितना? 44। ठीक है, इसी को ग्राम में व्यक्त कर देंगे तो ये हो जाएगा
44 ग्राम। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है 1 मोल मीथेन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें यहाँ पे देखना है। तो यही चीज यहाँ पे दे रखा है। तो 1 मोल मीथेन है और इससे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। और इन्हीं के दोनों के रिलेशन को हम यहाँ पे निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए मीथेन के कितने मोल हमें दहन करना पड़ेगा, कितना मोल दहन करना पड़ेगा। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करने के लिए मीथेन के मोल बराबर हो जाएगा कितना मोल, तो 1 मोल। मतलब कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करने के लिए मीथेन का कितना मोल लग रहा है, 1 मोल लग रहा है। इसलिए 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करने के लिए मीथेन का कितना मोल लगेगा, तो 1/44 मोल। ठीक है, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए कितना मीथेन का मोल लगेगा, तो वह मोल लगेगा 1/44 ग्राम। अब आगे बढ़ जाते हैं, हमें क्या करना है, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करना है। तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करने के लिए कितना मोल लगेगा मीथेन का, तो ये बराबर हो जाएगा 1/44, 1/44 और इंटू हो जाएगा कितना, 11, ये कट जाएगा कितने टाइम में, 4 टाइम में, तो इजकल टू हो जाएगा कितना मोल, तो 1/4 मोल। यानी कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए कितना मोल मीथेन लगेगा, तो 1/4 मोल। यही हो जाएगा आंसर। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे हल कर लिया और 4 टाइप के क्वेश्चन बचते हैं, तो उसको हम यहाँ पे बोर्ड पे नोट करेंगे। तो ये चीजें जो है आप नोट करें और उसके बाद से और 2 क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ पे हमने फिर से 2 क्वेश्चनों को नोट किया है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या किया जाएगा, तो मोल से आयतन ज्ञात किया जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या किया जाएगा, तो ग्राम से ग्राम ज्ञात किया जाएगा। आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलना है। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको मिलेगा तो उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है एनसीईआरटी है और ये सभी चीज़ एनसीईआरटी आधारित है प्रैक्टिस पे। यदि आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी चीज़ों को सीखेंगे। तो देख लेते हैं जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि आपको मोल से आयतन ज्ञात करना है। मोल से क्या ज्ञात करना है, आयतन। करें क्या, 10 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का एसटीपी पर आयतन बताना है। एसटीपी पर आयतन क्या होगा ये जानना है। इसको हम करते हैं हल। तो देखना है, सबसे पहले रिएक्शन लिख देते हैं कि इसमें अभिक्रिया क्या हो रही है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। गर्म करने के चिन्ह को हम इससे प्रदर्शित करते हैं तीर के ऊपर, या हम प्रदर्शित कर देंगे किससे, तो इसको प्रदर्शित किया जाएगा, लिख देते हैं गर्म करने पर। गर्म करने पर जब गर्म करेंगे तो बनेगा एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और इसके साथ साथ CaO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये चीजें बनेंगी। अब क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन 2 और 1 3। यानी कि यह जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है पहले से ही बैलेंस है। अब क्या करते हैं कि लिख लेते हैं, ये क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद से ये क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम
ऑक्साइड। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड स्टेट में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में, और ये वाला होता है सॉलिड स्टेट में। अब देखा जाए इसका जो है स्टोइकोमेट्रिक गुणांक निकाला जाए, क्या होगा? तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु है, यानी कि इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 1 है। कार्बन डाइऑक्साइड के भी एक अणु है तो इसका भी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 1 है, और CaO का भी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक क्या है? 1 है। अब देखा जाए यहाँ पे यह 1 मोल है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो रही है। इसी को हम लोग चूना भी कहते हैं। यही क्या है? तो चूना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है, तो उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन उत्पन्न हो रहा है? आयतन पूछ रहा है इसका, तो आयतन ज्ञात कर लेते हैं किस पर? एसटीपी पर। तो एसटीपी पर 1 मोल का जो आयतन होता है वह 22.4 लीटर होता है, यही बताया गया है। तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर इसका आयतन। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का मोल ज्ञात है और इसका आयतन भी ज्ञात हुआ, और इन्हीं के रिलेशन को यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज लिख देते हैं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से उत्पन्न CO2 बराबर 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो 10 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होगा? 10 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से उत्पन्न CO2 गैस बराबर हो जाएगा 22.4 गुणा 10। 22.4 में 10 का गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा कितना? 224 लीटर। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो कहने का मतलब है कि 10 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो एसटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आयतन प्राप्त होता है? 22.4 लीटर। तो ये भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3। अब अगला न्यूमेरिकल देखा जाए जो है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है कि ग्राम को ग्राम में व्यक्त करना है। ग्राम को किस में व्यक्त करेंगे? ग्राम में। देखना यहाँ पे क्या कह रहा है कि 48 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है? जल की मात्रा का परिकलन करना है, तो इसको भी हम करेंगे यहाँ पे हल। सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन, इसमें अभिक्रिया क्या हो रही है? मीथेन का दहन हो रहा है, यानी कि CH4 है, और इसको दहन किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? दहन। तो बनता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, यही बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 का गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और इधर 4 है, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से हमने बैलेंस करने के लिए बताया हुआ है। आगे लिख लेते हैं, ये है मेथेन गैस अवस्था में, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में होता है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी किस अवस्था में होगा? गैस अवस्था में। और ये है जल, जल जो है ये भी गैस अवस्था में है, जल वाष्प। ठीक, तो यहाँ पे हमने जो चीजें थी उसको मेंशन कर लिया। अब इसका हम कर लेते हैं स्टोइकोमेट्रिक गुणांक क्या होगा। तो मेथेन का 1 अणु है, इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 1 होगा। इसके 2 अणु हैं तो इसका गुणांक 2 हो जाएगा। इसके 1 अणु है तो इसका गुणांक 1 होगा, और इसके 2 अणु है तो इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना होगा? 2 हो जाएगा। अब देखा जाए इसका 1 मोल है मेथेन का, और 2 मोल यहाँ पे भाग लिया है किसका? ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना? 1 मोल, और जल कितना बना? 2 मोल। कितना बन गया? 2 मोल। ठीक, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? 48 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन करना है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 मोल में मीथेन कितने ग्राम में है, तो यहाँ पे बताया गया कार्बन का होता है 12, और प्लस हाइड्रोजन का 4 है, और 1 होता है परमाणु द्रव्यमान, तो उसका गुणा किया जाएगा तो 4 हो जाएगा कितना? 16 ग्राम।
तो यहाँ पे हमने मीथेन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया, ठीक है, मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए बताया गया है। उसी प्रकार से जल का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो देखो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे 4 है, तो लिख लेते हैं 4 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो ये होगा कितना 32 और ये हम गिनेंगे तो हो जाएगा कितना, तो 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यही तो पूछ रहा है कि इतना ग्राम मीथेन से इतना ग्राम जल बन रहा है, 16 ग्राम मीथेन से 36 ग्राम जल बन रहा है। वही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 16 ग्राम मीथेन से उत्पन्न जल बराबर कितना, तो 36 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम होगा यहाँ पे, तो 1 ग्राम मीथेन से उत्पन्न जल बराबर हो जाएगा कितना, 36/16 ग्राम, 36/16 ग्राम। तो पूछ रहे कितने, 48 ग्राम में, 48 ग्राम मीथेन में जल का कितना मात्रा आएगा, कितना ग्राम आएगा, मात्रा का मतलब है कि ग्राम, ठीक है। तो 48 ग्राम मीथेन से उत्पन्न जल की मात्रा बराबर हो जाएगा 36/16 इंटू हो जाएगा 48, ये जाएगा 3 टाइम में और इसका 3 टाइम में मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 108 ग्राम, 108 ग्राम। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि ग्राम में परिकलन कर लिया। तो 2 क्वेश्चन हमने हल करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। साथ में प्रैक्टिस करते चलें, सभी चीज़ों को हम डिटेल्स में लेकर के चल रहे हैं और जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं, नई चीज़ हो या एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक हम उसे छोड़ नहीं रहे हैं। सभी टॉपिक को जो है हम यहाँ पे विस्तार से लेकर के चल रहे हैं। बस आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं और जो चीज़ें यहाँ पे लिखवाया जा रहा है उसको नोट्स बनाते चलें। तो इतना आप लोग नोट करें, उसके बाद से 2 और क्वेश्चन को हम हल करेंगे जो कि इसी पर आधारित होगा, किस पर, स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन पर। तो इसे आप नोट करें, फिर हम 2 क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हमने नोट कर लिया है और यह भी स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन पर ही आधारित है। तो देखा जाए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन यहाँ पे आयतन से ग्राम ज्ञात करना है। क्या, आयतन से ग्राम ज्ञात करना है। क्वेश्चन कर रहे हैं कि एसटीपी पर 11.2 लीटर अमोनिया बनाने के लिए कितनी ग्राम नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से करानी पड़ेगी, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि एसटीपी पर इतना लीटर अमोनिया बनाने के लिए कितने ग्राम नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से करानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इससे रिलेटेड जो रासायनिक समीकरण है उसको लिख लेते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, तो अमोनिया बनाया जा रहा है नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से क्रिया करवा करके, यानी कि यह है नाइट्रोजन और इसकी क्रिया करवाया जा रहा है हाइड्रोजन से, तो बन रहा है क्या, अमोनिया गैस, NH3 बन रहा है। देखना है यहाँ पे, ये है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया गैस। इसका हम कर लेते हैं क्या चीज, तो सबसे पहले हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देखा जाए नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर लेते हैं, नाइट्रोजन दोनों ओर बराबर हो गया। उसके बाद से हाइड्रोजन देखा जाए तो इधर 2 है और हाइड्रोजन इधर कितना है, 6 है, तो यहाँ पे हम 3 का गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो गया बराबर। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन कर लेते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक की गणना कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 नाइट्रोजन अणु 3 हाइड्रोजन अणु से अभिक्रिया करके 2 नाइट्रोजन 2 अमोनिया का निर्माण करता है। नाइट्रोजन नहीं, 2 अमोनिया अणु का निर्माण करता है। तो यहाँ पे चीजों को लिख लेते हैं, यह है नाइट्रोजन गैस, यह है नाइट्रोजन किस अवस्था में, गैस अवस्था में। यह है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये भी किस अवस्था में, गैस। यह है अमोनिया, अमोनिया भी होती है किसमें, गैस अवस्था में। अब क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन
3 मोल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 2 मोल क्या बना रहा, अमोनिया बना रहा। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमें ग्राम प्राप्त करना है इस नाइट्रोजन का, ठीक है ना, कितने ग्राम नाइट्रोजन का ग्राम प्राप्त करना है, यानी कि इसका निकालना पड़ेगा हमें मोलर द्रव्यमान। निकाल लेते हैं मोलर द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद से अमोनिया का रिलेशन इसके साथ है, तो अमोनिया का हम निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू आयतन इसका दिया हुआ है, तो 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। इसी को हम हल करेंगे तो हो जाएगा कितना, 44.8 लीटर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 44.8 लीटर अमोनिया उत्पन्न करने के लिए, यानी कि बनाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए नाइट्रोजन बराबर हो जाएगा कितना, नाइट्रोजन लिया जा रहा है 28 ग्राम, ठीक है, 28 ग्राम। तो 1 लीटर अमोनिया बनाने के लिए हो जाएगा कितना, तो 28 बटे में कितना, तो 44.8 ग्राम। तो इसलिए कितना, 11.2 लीटर बनाना है। 11.2 लीटर अमोनिया बनाने के लिए क्या हो जाएगा, तो 28/44.8 इंटू 11.2। अब इसको जो है क्या करेंगे, तो इसको जो है 4 टाइम में लेकर के जाएंगे, कट जाएगा, और इसको लेकर के जाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा कितना, 7 ग्राम। कितना, तो 7 ग्राम। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसका मतलब ये है कि जो 11 लीटर अमोनिया बनाने के लिए कितना ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी 7 ग्राम। कितना, तो 7 ग्राम। समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन। आगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आयतन से आयतन को करना है। आयतन से आयतन कैसे हम ज्ञात करें, तो इसके लिए क्वेश्चन दे रखा है 50 लीटर HCl के निर्माण के लिए कितने लीटर क्लोरीन STP पर की आवश्यकता होगी यदि दोनों के आयतन समान ताप एवं दाब पर दिए हो। क्या है, HCl का निर्माण किया जा रहा है, किससे, तो क्लोरीन से होगा, और इसके साथ ही साथ हाइड्रोजन भी होगा। तो इसके लिए उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया को लिख लेते हैं। क्या है, तो हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करती है, तब जाकर के बनता है HCl, यही बनाया जा रहा है ना। तो इसके लिए तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया यही होगा। अब क्या करते हैं कि इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये Cl2 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, 2 का गुणा कर लेते हैं, हो गया बैलेंस ये समीकरण। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये है हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन गैस के रूप में है, ये क्लोरीन है किसके रूप में, तो गैस के रूप में। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी गैस है, ये भी क्या है, तो गैस है। तो यहाँ पे 2 गैसें परस्पर अभिक्रिया करके एक गैस का ही निर्माण कर रही हैं। स्टोइकोमेट्रिक परिकलन कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन अणु एक क्लोरीन अणु के साथ अभिक्रिया करके 2 HCl अणु का निर्माण करता है। कितना, 2 HCl अणु का निर्माण करता है। इसका मतलब है कि यह वाला 1 मोल है, यह वाला भी 1 मोल है, और यह कितने मोल में है, 2 मोल में। यहाँ पे आयतन से आयतन का परिकलन करना है, तो सभी का आयतन हम देख लेते हैं। 1 मोल का आयतन किस पर, STP पर होता है 22.4 लीटर, तो इसका भी वही हो जाएगा 22.4 लीटर, और इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 22.4 ये लीटर। इसी को हम क्या कर लेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे तो 44.8 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो जितने लीटर में है वे हमने यहाँ पे दिखा दिया, जो जितना लीटर में है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 लीटर HCl बनाने के लिए कितने लीटर क्लोरीन की आवश्यकता
होगी। तो देखो इतना HCl बनाने के लिए इतने क्लोरीन की आवश्यकता है, तो वही चीज लिख देते हैं यहाँ पे 44.8 लीटर क्या बनाने के लिए, HCl बनाने के लिए क्लोरीन की आवश्यकता कितनी है, आवश्यकता बराबर है 22.4 लीटर का। तो इसलिए 1 लीटर HCl बनाने के लिए आवश्यकता हो जाएगा कितना, 22.4 बटे में हो जाएगा 44.8 लीटर। और इसलिए 50 लीटर HCl बनाने के लिए 50 लीटर HCl बनाने के लिए हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 22.4 बटे में 44.8 इंटू 50। ठीक है, तो ये जाएगा 2 टाइम्स में और ये वाला जो है 25 टाइम्स में जाएगा, यानी कि जो माना जाएगा कितना, 25 लीटर। कितना माना जाएगा, 25 लीटर। तो कहने का मतलब है कि 25 लीटर आवश्यकता होगी क्लोरीन की 50 लीटर क्या बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए। ऐसे भी हम डायरेक्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं कि एक अणु क्लोरीन से 2 अणु HCl बन रहा है, अमोनिया नहीं, चूंकि हम HCl की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यदि अमोनिया गलती से बोला गया होगा तो अमोनिया नहीं करना, यहाँ पे क्या चीज HCl करना है, ध्यान देना है। तो एक मोल जो है क्लोरीन से 2 मोल HCl प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, HCl। तो इसलिए 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर, तो 2 मोल का आयतन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज जो है यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 1 में 2 हो रहा है, तो 1 में 2 बन रहा है, या इसका जो 2 पार्ट है ना, वो 1 पार्ट क्लोरीन का लिया गया है तो ये 2 बन रहा है। इसका मतलब है कि यदि आप इसको 25 लोगे तो ये हो जाएगा 50 बनेगा, तो है ना इसका आधा ये, तो 50 लीटर लिया गया तो ये वाला जो मान आ जाएगा क्लोरीन का वो कितना, 25 लीटर हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी इसको हल किया जा सकता है। तो ये चीजें रही यहाँ पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, कवर किया है। जो कौन सा टॉपिक है, स्टाइकियोमेट्री और स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन, और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको भी हम लोगों ने हल कर लिया है। और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छे से हल किए होंगे। प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही चीज़ें आसान होता चला जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।